Two particles A and B are projected simultaneously from a point situated on a horizontal plane. Horizontal place या plane होना चाहिए. Particle A is projected vertically upward with the velocity va, while particle B is projected at an angle 30 degree with the horizontal with velocity vv. ठीक. After 5 seconds the particle were observed moving mutually perpendicular to each other. अब यहीं समझने वाली बात है इसमें, देखिए ध्यान से क्या है. ये मान लिया हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस है और एक पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका है, तो इसका मोशन ऐसे होगा. ठीक. और एक पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो इस तरह से. ठीक है. और एक की स्पीड ये थी वी ए, ये वी ए की स्पीड है इसके पास, और इसके पास स्पीड वी वी है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री. ठीक है. और 5 सेकंड के बाद कह रहे हैं कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और ये जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा तब हम बोलेंगे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं. यानी ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम इसका 5 सेकंड है. टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसका वो कितना है, 5 सेकंड. और टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 10 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड ये और 5 सेकंड ये, तो 10 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा. तो हम यहाँ से वी वी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. कैसे? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है आपका 2 वी साइन 30 अपॉन जी, 2u साइन थीटा बाई जी होता है. टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 10 सेकंड है, 2 वी आपको निकालना है, साइन 30 हाफ होता है, और जी की वैल्यू भी कितनी है 10, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी 100 हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. ठीक है. वी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 100 मीटर पर सेकंड. ठीक. अब ए की वेलोसिटी कितनी होगी, ए की वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो बात यह है कि ए की वेलोसिटी, इसमें बी वी की वेलोसिटी 100 वाले दो ऑप्शन हैं, एक तो 50 और 100 लिखी हुई है, और 50 तो होगी नहीं. वी ए कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन ए सर्टेन वैल्यू और 100, तो ये आंसर आपका सी ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. कि वी ए की वेलोसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ. वी ए की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए. क्यों? जब ये दूसरा वाला पार्टिकल जब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे, तब वी ए वाला पार्टिकल चल रहा हो. ठीक है. तो 50 नहीं, मतलब चल रहा हो तो चल तो नीचे भी सकता है. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि नीचे मूव कर रहा हो, तब भी इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री. मतलब ये मोशन में होना चाहिए, उस मोमेंट तक मोशन में होना चाहिए. यानी जब ये 5 सेकंड के बाद अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा दूसरा वाला पार्टिकल, उस मोमेंट तक जो ए वाला पार्टिकल है वो मूव करते होना चाहिए, उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी पार्ट जाएगा आंसर. फिर चाहे ये ऊपर मूव कर रहा हो या नीचे मूव कर रहा हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर ये ऊपर मूव कर रहा है तब भी इसका मोशन वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, एंगल 90 है. अगर ये मान लिया नीचे भी मूव कर रहा है तब भी इसका मोशन वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तब भी इसके बीच में एंगल कितना है, 90. बस ये मूव करता होना चाहिए. तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द फ्रिक्शन ऑफ एयर कॉजेज वर्टिकल रिटार्डेशन इक्वल टू 10% ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. यानी अगर आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका है तो एयर रिटार्डेशन की वजह से 10% जो है वो रिटार्डेशन क्रिएट हो रहा है एयर फ्रिक्शन की वजह से. तो जी जो है वो कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा जी 10 प्लस 10% ऑफ 10 दैट इज 1, तो ये 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. मैक्सिमम हाइट में क्या फर्क पड़ेगा, तो मैक्सिमम हाइट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अब ग्रेविटी में 10% इंक्रीमेंट हो गया, तो मैक्सिमम हाइट डिक्रीज हो जाएगी. अब कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगी वो हम निकाल सकते हैं. पहले मैक्सिमम हाइट जो थी तो हम ऐसे लिख सकते हैं h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू g1 अपॉन g2, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है. तो h2 निकालना है और h1 हम h मान ले रहे हैं. g1 हमारा था 10 और g2 हमारा कितना है 11, तो यहाँ से जो h2 आएगा वो आपका आ जाएगा 10h/11.
तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 9% के आसपास ये बनेगा, 9.9 के आसपास आ जाएगा, ये 0.9 H के आसपास आएगा। ठीक है, तो सॉरी 0.9, एक मिनट, हाँ 0.9 अगर आएगा तो 11%, एक मिनट देख लेते हैं जरा कितना आएगा ये डिवाइड करके, 10/11, तो 10 डिवाइडेड बाई 11 तो आता है आपका 0.909 ऐसे करके आता है। ठीक है, तो ये जो आएगा वो आएगा 0.909H, ये है। ठीक है, तो कितने, इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं 0.91H। तो अब बताओ कितने परसेंट से ये डिक्रीज हो गया, कितने परसेंट से डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज अगर हम निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, इनिशियल वैल्यू H1 माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो जब आप इसमें सारी वैल्यू डालोगे, इनिशियल वैल्यू H थी, फाइनल वैल्यू 0.91H है, अपॉन इनिशियल वैल्यू H इंटू 100 करेंगे तो ये आपका 9% आ जाएगा। 9% जो है वो हाइट डिक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट विल डिक्रीजेज बाई 9%। अब इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट विल बी डिक्रीज बाय, तो टाइम भी जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम भी कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाएगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो पहले टाइम कितना होगा, टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, वही सेम 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, तो टाइम भी 9% से डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये भी हम वैसे बनाएंगे T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू G1 अपॉन G2, सब सेम इक्वेशन वही बनेगी। तो टाइम में भी जो डिक्रीज आएगा वो भी 9% ही होना चाहिए, तो इसमें कोई भी नहीं दिया, इसलिए आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। वापिस आने का टाइम, तो वापिस आने का टाइम कम नहीं होगा, वापिस आने का टाइम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा वापिस आने का टाइम, अब वो ध्यान से समझना है। जब आप ऊपर फेंक रहे हो पार्टिकल को तो ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और एयर का फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ के 11 कर दिया था। ठीक है, जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और एयर का फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, तो दोनों को ऐड करके नेट रिटार्डेशन 11 हो गया था। लेकिन जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही होगी, लेकिन एयर का फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, तो नेट जो ग्रेविटी है वो G माइनस ए हो जाएगी और वो 9 हो जाएगी। इसका मतलब वापस आने का जो टाइम है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, कितना होगा अब हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से। पहले मान लिया जब ये वापस आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लिया कुछ हाइट है, अब ये हाइट भी बना पाना मुश्किल है क्योंकि हाइट भी तो चेंज हुई होगी, हाइट भी चेंज हुई होगी। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले ग्रेविटी G लग रही थी, अब जब ये एयर फ्रिक्शन में नीचे आ रहा है तो नीचे ग्रेविटी G लग रही है, ऊपर A लग रहा है। ठीक है, तो नेट इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी लगेगी, G माइनस ए लगेगी। तो ग्रेविटी कम हो गई यानी ये ज़्यादा टाइम लगाएगा, तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ये पक्का है। ठीक है, अब इंक्रीज 1% से तो नहीं होगा, इंक्रीज 11% से होगा, तो अप्रोक्सीमेट डी आंसर इसका सही होना चाहिए। 1% तो काफ़ी कम हो गया, तो इंक्रीजेज बाई 11% जो है वो ज़्यादा बेटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 balls A and B are thrown with speed u and u/2 respectively. Both the balls cover the same horizontal distance before returning to the plane of the projection. दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब दोनों की रेंज सेम है, दोनों की रेंज सेम है। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट बॉल, बॉल बी का दिया है 15 डिग्री, तो ए का पूछ रहे हैं कितना होगा, तो रेंज का फॉर्मूला बराबर कर देते हैं, रेंज सेम है। तो ए की स्पीड u है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू, दूसरे का कितना हो जाएगा, u/2 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा करोगे तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा अपॉन जी। तो जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन 2 थीटा देखते हैं कितना आने वाला है, तो 1/4 तो ये है, और साइन 30 हाफ होता तो ये 1/8 हो जाएगा, तो 2 थीटा आपको मिलेगा साइन इनवर्स 1/8। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हाफ टाइम्स साइन इनवर्स 1/8। बी पार्ट। A particle is projected with a velocity of 8 I cap plus 6 j cap. The time after which it will start moving perpendicular to the initial direction. ठीक,
तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, वो है आपकी 8i कैप प्लस 6j कैप। ठीक, टी टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी u प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो u कितना है 8i कैप प्लस 6j कैप, ये u है, प्लस एसलेशन कितना होगा, तो एसलेशन हो जाएगा -10j कैप, तो -10tj कैप हो जाएगा। ठीक है, u प्लस ए टी, तो कितनी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी, तो ये आ जाएगी आपकी 8i कैप प्लस, तो ये बनेगा 6 - 10tj कैप। और आप चाह रहे हो कि फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, 8i से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, प्लस जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 6 - 10t ये होगा, और इज इक्वल टू 0। तो अब जरा सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये 64 हो गया प्लस 36 हो गया माइनस 60t हो गया, ये इज इक्वल टू 0। तो 60t जो आपका आएगा वो 100 हो जा रहा है, तो जो टाइम यहाँ से आ रहा है वो 5/3 सेकेंड्स आ रहा है। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 5%। मैक्सिमम हाइट को 5% बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कांस्टेंट रखा गया है, रेंज में पूछ रहे हैं क्या चेंज आएगा, तो एंगल अगर कांस्टेंट है तो रेंज भी यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है और मैक्सिमम हाइट भी यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। एंगल में तो आप कोई चेंज कर नहीं रहे हो, तो एंगल से तो कोई वेरिएशन आएगा नहीं, तो स्पीड चेंज करी होगी, तो स्पीड चेंज करके अगर आप हाइट में 10% इंक्रीमेंट लेके आ रहे हो तो स्पीड चेंज करके रेंज में भी उतना ही परसेंट इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि दोनों ही स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो सो सेम 5%। अगले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 10% कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये थोड़ा अंतर है, मैक्सिमम हाइट जो है वो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो यू के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैक्सिमम हाइट में अगर 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट में 5% इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। द सीलिंग ऑफ द हॉल इज 40 मीटर हाई। For maximum horizontal distance, the angle at which wall may be thrown with a speed 56 meter per second with hitting the ceiling of the ball is, without होना चाहिए, without hitting the ceiling of the hall is। ठीक, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है, कोई हॉल है ये, और जो मैक्सिमम हाइट है वो 40 मीटर है, और स्पीड कितनी स्पीड से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया वो 56 है। तो सबसे पहला काम ये चेक कर लेना है कि अगर मान ली 40 मीटर की मैक्सिमम हाइट है तो थीटा कितना आएगा। ठीक है, समझ लो क्या करना है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g करके सबसे पहले ये फाइंड कर लेना है कि अगर हमें 40 मीटर ही हाइट अटेन करनी हो तो थीटा कितना आएगा। ठीक, अगर वो थीटा एंगल, दो काम समझने ध्यान से, अगर वो थीटा एंगल आपका 45 से कम आया तो इसका मतलब उसी थीटा के लिए जो रेंज होगी वो मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। लेकिन अगर वो एंगल थीटा 45 से ज़्यादा आया तो क्या होगा, तो जो 45 वाली रेंज होती है वो मैक्सिमम रेंज होगी, जिसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर अपॉन जी। ध्यान से दो बातें समझ लेनी है, अगर वो एंगल 45 से कम आया इसका मतलब ये है कि वो 45 वाले एंगल पे तो आप फेंक नहीं पाओगे, क्योंकि वो छत से हिट कर जाएगा। तो 45 से अगर वो एंगल कम आया तो जो भी एंगल आया उसी के करस्पॉन्डिंग जो रेंज होगी वही मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। जो भी एंगल आया, मान ली 30 डिग्री आ गया तो 30 डिग्री आया या 25 डिग्री आया, दो आंसर हैं यहाँ पे। 30 डिग्री आया, 25 कैसे कैलकुलेट करोगे, बड़ा मुश्किल काम है, तो यार 30 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, 30 डिग्री अगर ये आ गया तो इसका मतलब 30 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि 30 से एंगल बढ़ाओगे 45 की तरफ जाना शुरू करोगे तो ये छत से हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एंगल 45 से ज़्यादा आया, मान लिया एंगल 60 डिग्री आया, या आपको आइडिया लग गया कि ये तो भाई 45 से बड़ा है, तो इसका मतलब 45 से बड़े करने पे छत हिट हो रही है, तो हम 45 से बड़े पे फेंकेंगे क्यों, क्योंकि हमें तो रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो हम तो 45 पे फेंक देंगे, छत भी हिट नहीं होगी और रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर एंगल 45 से ज़्यादा आया तो 45 पे फेंकेंगे रेंज मैक्सिमम करने के लिए, और वो रेंज मैक्सिमम होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक, तो इसमें दो आंसर कैंडिडेट हो सकते हैं, या तो आंसर 45 हो सकता है या फिर आंसर 30 डिग्री हो सकता है। 25 भी हो सकता है, लेकिन 25 कैलकुलेट कैसे करेंगे वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन खुद से करनी है आपको और आपको आंसर मिलेगा। ठीक,
फिर दूसरे केस में कह रहे हैं प्रीवियस प्रॉब्लम में मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, तो अगर वो एंगल 45 आता तो सीधे u²/g हो जाएगी, अगर कुछ और एंगल आता तो उसी एंगल के करस्पॉन्डिंग जो रेंज होगी, अगर 45 से कम आता है तो वही आपकी जो है मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। तो एक बार जरा इसको कर ही लेते हैं, कैलकुलेट कर ही लेते हैं कितना आता है ये। ठीक, तो पहले हम हाइट की वैल्यू डालने जा रहे हैं, 40 मीटर इज इक्वल टू u² कितना है 56 इंटू 56। ये ऐसा कर लेते हैं 45 पे फेंक के देख ही लेते हैं रेंज कितनी है, हाइट कितनी आ रही है, चेक ही कर लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। तो लेट्स से अब अगर हम 45 पे फेंकें तो हाइट कितनी आ रही है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin स्क्वायर 45/2g। सारी वैल्यू डालते हैं, u² कितना है 56 इंटू 56, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। और sin 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10। तो ये कितना आने वाला है, ये आएगा 56 इंटू 56 डिवाइड बाई 40। ओहो, ये तो 78, ये हाइट तो बहुत ज़्यादा आ जा रही है, ये हाइट तो आ रही है आपकी 78 मीटर्स हाइट आ रही है अप्रॉक्सीमेट, जबकि हाइट सिर्फ 40 मीटर है। तो इसका मतलब ना ये आंसर बनेगा ना ये आंसर बनेगा। अब आंसर बचते हैं या तो 25 या 30। अब 30 पे एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं कि 30 पे कितनी आएगी। तो u² का मतलब हो गया 56 इंटू 56 और साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/4 इंटू 2 और जी की वैल्यू 10। इसमें कुछ उम्मीद है। 56 इंटू 56 डिवाइड बाई 80, ठीक है, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर ठीक आ रहा है, ये आंसर आ रहा है आपका 39.2 समथिंग। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट 40 मान सकते हैं। तो ये वो एंगल होगा जिसमें फेंकने से ये छत को हिट नहीं करेगा और मैक्सिमम रेंज लेगा। और मैक्सिमम रेंज अब होगी कितनी, अब एंगल 30 डिग्री है तो सीधे 30 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगी u² sin 2θ/g। तो यहाँ से मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी, u² होगा 56 इंटू 56 sin 2θ हो जाएगा √3/2 और g की वैल्यू 10। ठीक है, तो √3 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी ये देख लेते हैं ये कितना होने वाला है। तो ये लगभग 156 के आसपास बन रहा है, तो लगभग 160 के आसपास हम मार देंगे। जी की वैल्यू उन्होंने 9.8 ली होगी इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आंसर आपका बन जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं शेल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज जस्ट एबल टू क्रॉस इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द टॉप ऑफ द वॉल 90 मीटर अवे एंड 45 मीटर हाई। ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। एक यहाँ दीवार है इस तरह से जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो है वो 90 मीटर दूर है और हाइट इसकी 45 मीटर है। और जब ये क्रॉस कर रहा है इसको, जब ये प्रोजेक्टाइल इसको क्रॉस कर रहा है इस तरह से जस्ट एबल टू क्रॉस, तो उस मोमेंट पे वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होता है, यानी वो मैक्सिमम हाइट बनेगी इसकी। ठीक, अब डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं, थीटा पूछ रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ समझने वाली है कि अगर 90 मीटर इधर है तो 90 मीटर यहाँ भी होगा सिमेट्रिक। तो टोटल रेंज जो आ रही है वो 180 मीटर आ रही है और जो हाइट है वो 45 मीटर है। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो रेंज है वो 4h के बराबर है। और रेंज अगर 4h के बराबर है तो ये एंगल फिक्स है, 45 डिग्री एंगल पे ऐसा होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 45। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी होगी, तो आप किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे अगर हम रेंज के फॉर्मूले से निकाल लें तो रेंज से भी निकाल सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है u²/g, मैक्सिमम रेंज 45 पे, और वो आपकी 180 मीटर है। तो u² आपका कितना हो जाएगा, तो 1800 हो जाएगा। तो u निकालेंगे तो √1800 आ जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये तो 10 हो जाएगा और √18 को भी लिखा जा सकता है 3√2, तो ये 30√2 हो जाएगा। और √2 की वैल्यू अगर 1.4 डालें तो 30 इंटू 1.4 हो जाएगा। तो ये लगभग 42 के आसपास जो है वो आपको आंसर मिलेगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद ए वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल विल मेक विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम t टाइम के बाद कितना एंगल बनाएगा। देखिए ध्यान से क्या सिचुएशन है। ये आपने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है और पहले u इसकी वेलोसिटी थी, एंगल थीटा था, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा और वर्टिकल होगी u sin थीटा। तो t टाइम के बाद
ये एंगल पूछ रहे हैं कितना होगा, तो टी टाइम के बाद हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो यू कॉस थीटा ही रहेगी, लेकिन वर्टिकल कितनी हो जाएगी, तो वर्टिकल हो जाएगी यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो एंगल कितना होगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ये टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, टेन इनवर्स, और सेम थिंग यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब उन्होंने यू नहीं दिया, उनकी स्पीड लिखा तो उन्होंने क्वेश्चन में यू ही है, लेकिन आंसर में लिख रहे हैं वी, तो ये सारे वी बदल के आपको यू कर लेना है। फाइनल आंसर आएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। डी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टू पार्टिकल्स मूव इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एक्सेलरेशन जी। सही है। एट द इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट वन पॉइंट एंड मूव विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, ये सिचुएशन है। एक के पास वेलोसिटी इधर है v1 और एक के पास वेलोसिटी इधर है v2, सेम पोजीशन पे बट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी जी। और पूछ रहे हैं कितनी देर के बाद इनकी वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, कितनी देर के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी और इसकी फाइनल वेलोसिटी आपस में कितना एंगल बनाएंगी, 90। तो वो सीधा सा फॉर्मूला होता है और वो होता है अंडर रूट v1 v2 अपॉन जी। ठीक है, अंडर रूट v1 v2 अपॉन जी। तो सारी वैल्यू डाल देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अंडर रूट वी1 इंटू वी2 कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/5 सेकेंड्स। इतने टाइम पे ये हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो इतने टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो v1t होगी, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो v2t होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी v1 प्लस v2 इंटू टी। तो सारी वैल्यू डाल देते हैं, v1 प्लस v2 हो गया 7 और t है अंडर रूट 3/5। इतने मीटर उनके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको कि अगर दो पार्टिकल्स को हॉरिजॉन्टली फेंका गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितनी देर के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटीज एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं बॉय थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और विंड ने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का टू द लेफ्ट। द एंगल थीटा विद विच द बॉल मस्ट बी थ्रोन सो दैट द बॉल रिटर्न टू द बॉयज हैंड। ठीक है, ध्यान समझना क्या सिचुएशन है इसमें। ये ग्राउंड है और कितने एंगल पे बॉल को फेंकें ताकि वो उसी के हाथ में वापस आ जाए। तो इसका मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, जी। ठीक, और ध्यान से समझना इस बात को, दोबारा से बनाता हूँ। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, जी, और पीछे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, ए। और इनका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ आएगा, मेरा लॉजिक ये है कि उसी डायरेक्शन में अगर मैंने बॉल को फेंका हो, उसी डायरेक्शन में बॉल को फेंका हो, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। ये जी है, ये ए है, जहाँ पे इनका नेट रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिस डायरेक्शन में आएगा। अगर उसी के अगेंस्ट मैंने बॉल को थ्रो किया है v0 वेलोसिटी से, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, बॉल ऐसे जाएगी, रुकेगी और ऐसे के हाथ में ऐसे वापस आ जाएगी। तो इसका कितने एंगल पे फेंक रहे हैं ये पूछ रहे हैं। द एंगल एट विच, कितने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा, ये थीटा, तो ये वही एंगल होगा जो ये वाला एंगल होगा, थीटा। तो टेन थीटा बनेगा कितना, टेन थीटा बन जाएगा जी अपॉन ए। जी कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना दिया है 4, तो टेन थीटा 2.5 आ गया। ठीक है, टेन थीटा जो है वो आपका कितना बनेगा, 10 इनवर्स 2.5। लेकिन सिचुएशन ये है कि ऐसा कोई आंसर नहीं है। तो ये हमें देखना है ये थीटा हॉरिजॉन्टल से है कि वर्टिकल से है, क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। द एंगल थीटा एट विच बॉल मस्ट बी थ्रोन सो दैट द बॉल रिटर्न टू द बॉयज हैंड, तो ये लिखा ही नहीं कहाँ से है। तो मेरे हिसाब से एंगल वर्टिकल से रहा होगा। अगर हम वर्टिकल से एंगल थीटा सोचें, ये वाला एंगल अगर हम थीटा सोचें, तो यहाँ से ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो अब जब आप टेन थीटा लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/10 लिखोगे आप, पलट जाएगा ये 10/4 की जगह 4/10 हो जाएगा, और जो कि 0.4 है और 0.4 आंसर दिख रहा है। तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है क्लियर, लेकिन वो एंगल थीटा कहाँ से है, वर्टिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल
of radius r in such a way that at any instant total acceleration makes an angle